आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल मंच पर। और आज की इस सेशन में हम रीट के विद्यार्थियों के लिए चर्चा करेंगे शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई वाला जो पोर्शन है, जो 4-4 बिंदु दोनों में है, उनके बहुत बेहतरीन 100 सवालों पर। ये पूरी संभावना है कि आपको इन सवालों में या इनसे मिलते जुलते सवाल एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद पिछले इतने सारे वीडियो को ढेर सारा प्यार लाइक्स देने के लिए। आप लोगों का जो ट्रस्ट मेरे साथ बन रहा है, मुझे ये ट्रस्ट, आपका विश्वास काम करने की एक बहुत नई ऊर्जा भी देता है और विद्यार्थियों के हित में और ज़्यादा अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आने के लिए एक नया मोटिवेशन ये ज़रूर देता है। उसी सिलसिले में मैं आपके लिए शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई के जितने भी सवाल है वो 100 सवाल बना करके लेके आया हूँ, ताकि इन सवालों को आप बहुत बेहतरीन करके जाएं। आपको ये सवाल, इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो पहले परीक्षा में आए हुए हैं, हेडमास्टर की और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों का स्तर बहुत बेहतरीन है और ये प्रश्न हमने खुद ने तैयार किए हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले इनको एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा और 2 की स्पीड में, दुगनी स्पीड में कर करके देख लीजिएगा। पूरी संभावना बनती है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ सवाल इनसे रिलेटेड एग्जाम में मिल जाएंगे। और हर बार की तरह हमारा जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स के हित के लिए, उसका जो लेवल है वो एक लेवल अप रखते हैं। तो शुरू करते हैं। और आज के इन प्रश्नों की हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे इनके आपको उत्तर बता देंगे। और ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपको मिल सकता है, और जो प्रश्न व्याख्या करने योग्य है, जहां आपको लगता है कि इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको बताया जाए, तो वो भी बताएंगे। हाँ, 100 प्रश्नों में हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्नों के आंसर आपको गलत मिल जाए या उस पर हमारी वजह से गलती हो जाए, तो ह्यूमन एरर होना भी संभव है। और आप उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपकी तैयारी से जो प्रश्न सही हो रहा है उसके अनुसार आप अपना उत्तर बना लीजिएगा। उसको लेकर के पैनिक बिल्कुल भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया? तो जो फॉर्मेशन है वो क्या है? वो है 5+3+3+4। ये इसका राइट आंसर है। क्या है? 5+3+3+4। यानी कि आपको देखिए, इस 5 के 2 भाग है। पहले 3 भाग प्री प्राइमरी एजुकेशन है और 2 भाग में क्लास 1 और क्लास 2 का एजुकेशन है। ये जो 3 है इसमें कक्षा 3rd, 4th और 5th का है। ये जो 3rd का स्ट्रक्चर है इसमें क्लास 6th, क्लास 7 और क्लास 8 का स्ट्रक्चर है। और ये जो है 9 to 12 तक का फॉर्मेशन है। तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए 5+3+3+4, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। पहले वाले में क्या था? तो पहले वाले में 10+2 का था, यानी 10वीं के बाद आपको 12वीं करूँ। आगे बढ़ते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत कक्षा प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? तो 60 बच्चोों तक आरटी एक्ट के अनुसार जो अध्यापकों की संख्या है वो 2 रहनी चाहिए। ये इसका राइट आंसर है कि 60 तक जो अध्यापकों की संख्या है वो 2 होगी। 61 से 90 होते ही 3 हो जाएगी, 91 से 120 होते ही 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत कुल स्वीकृत संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? ये एक्ट, ये कानून ये कह रहा है कि अधिकतम कितने प्रतिशत सीटें स्टाफ की जो खाली रह सकती है। तो उसका राइट आंसर है 10% सीटें। इससे ज़्यादा जो है वो सीटों जिसमें टीचर्स की सीटें खाली नहीं रह सकती है। अगला सवाल है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत 6ठी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के लिए जो शैक्षणिक वर्ष है, जो सत्र है, उस सत्र में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम शिक्षण घंटे कितना है? पूरे साल भर के लिए पूछा गया है। तो पूरे साल भर के लिए एक अध्यापक को कितने घंटे का शैक्षणिक सत्र उसका होगा? तो राइट आंसर है 1000 शैक्षणिक जो आवर्स है वो इसमें एक अध्यापक को जो क्लास 6 to 8 तक का स्टैंडर्ड है उसको एक शैक्षणिक सत्र में लेने जरूरी होता है, ऐसा आरटी एक्ट कह रहा। अगला सवाल है 5वां, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का जो बालक है वो किसी भी कक्षा में स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाया है, तो ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? यानी कि एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है जो अभी तक किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, और उसको अब हमें एडमिशन देना है, तो उसका प्रोसेस में हम क्या फॉलो करेंगे? तो जब उसको एडमिशन देंगे तो उसके ज्ञान का स्तर क्या ये देखेंगे, या उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप के आधार पर लेंगे, या उसकी आयु के अनुरूप के आधार पर लेंगे, या उसके अनुवीक्षण के अनुरूप के आधार पर लेंगे? तो राइट आंसर है, आरटी कह रहा है कि उसकी आयु के अनुसार उसको कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। अगला सवाल है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत
शिक्षक के लिए एक सप्ताह में 7 दिन में न्यूनतम कार्य के और अध्यापन के घंटे शिक्षण की तैयारी सहित क्या है? 7 दिन, सप्ताह भर में जो घंटे हैं वो कितने होंगे? तो वो होंगे 45। राइट आंसर है 45। हाँ बिल्कुल सही है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। अगला सवाल, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़ना प्रश्न। यहां पर जो आपको है वो कई बार मिल सकता है कि क्या लिखना है, क्या प्रश्न को करना है। तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपकी पहली शर्त है। और हाँ, आपको यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। वापस आते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि आरटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब है कि गलत है। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। अगला ऑप्शन है, एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, या आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है, आयु के अनुसार उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो कथन है डी नंबर, ये बिल्कुल भी सही कथन नहीं है। 8वां प्रश्न, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका 2019 में संशोधन हो गया, उसके तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो वो उसका राइट आंसर है 5वीं और 8वीं की जो पढ़ाई होगी समाप्त, उसके साल के अंत में नियमित रूप से परीक्षा ली जाएगी। बाकी वालों का क्या होगा? तो बाकी वालों का CCE का जो मूल्यांकन है वो लगातार चलता रहता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो चलता रहता है और उनके सत्रांत कोई परीक्षा अलग से नहीं होती है। इसमें इनको असाइनमेंट देते हैं ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 और फिर जो साल का लास्ट में होता है वो ऐसे 4 होता है और इनका जो सबका हम योगात्मक आंकलन कर लेते हैं और वही उसका फाइनल रिजल्ट होता है। इसके लिए बाकायदा शीट बनी हुई होती है, लेकिन कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं इन दोनों की सत्रांत परीक्षा होती है। अगला प्रश्न, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको यदि हम हर बार आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं RT एक्ट। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? RT एक्ट 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग से हैं, जो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वर्ग से हैं, विकलांग दिव्यांग बालक है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के और ऐसे अन्य समूह से संबंधित बालक हैं, उनको क्या कहा गया है? उनके लिए कौन सी टर्म यूज की गई है RT एक्ट में? अब हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाकर के इसका रिवर्स पूछ लिया जाए, जो उत्तर निकल करके आएगा उसमें से कौन कौन से वर्ग के बच्चे शामिल है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप एग्जाम देने से जाएं उससे पहले जरूर देख के जाएं और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। तो क्या उन्हें विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के बालक कहा जाता है, या BPL वर्ग के, या EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग OBC के, या असुविधाग्रस्त समूह में वंचित समूह? तो इसका राइट आंसर है ऐसे बालकों को वंचित वर्ग में रखा गया है RT एक्ट के अनुसार। कैसे बालकों को? SC ST विकलांग सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के पिछड़े वर्ग के बालकों को असुविधाग्रस्त समूह या वंचित समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009, इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति जो SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सीधा सीधा उत्तर है आधे से आधी महिलाएं होनी चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए। ये जो SMC है, SMC में महिलाओं की संख्या है वो 50% तक होनी ही चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50%। आगे बढ़ते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। RT एक्ट 2019, इसके अनुसार एक बच्चा है, उस बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक यदि उसको पीछे ले जाना है तो इसका निर्णय लेने में कौन सक्षम है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या समुचित सरकार, या राज्य सलाहकार परिषद? इसका जो सही आंसर है वो है समुचित सरकार। वो ये निर्णय ले सकती है कि कौन से बच्चे को पीछे ले जाना है। आयु के अनुसार उसका जो स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है, तो उसको पीछे ले जाने का जो कार्य है वो समुचित सरकार कर सकती है। समुचित सरकार क्या है, इसको देखने के लिए
आरटीई का वीडियो मेरे नाम से आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा आरटीई एक्ट उसमें समझाया हुआ है, वहां जाकर के आप देख लीजिएगा। इस अध्याय के 7 अध्याय की 39 धाराओं का स्पष्ट विभाजन किया गया है, वहां जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी में क्या पद नाम होता है? जो स्कूल का हेडमास्टर होता है, जिसके पास चार्ज होता है, एसएमसी में वो किस पद नाम के साथ जुड़ा रहता है? इसका राइट आंसर है वो उसका पदेन सदस्य सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। ये इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम? राजस्थान में भी इसको लेकर के आरटीई नियम बनाए गए हैं, और वो किस साल बनाए गए, उसका सही नाम क्या है, वो आपके सिलेबस में दे रखा है एग्जैक्टली। तो वो जो सही नाम है वो है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, इस नाम से वो है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है, ये इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A यह है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। आरटीई का पूरा इसमें निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? ये बनाया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून आरटीई एक्ट 2009, इसमें से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? यानी कि आपको आरटीई एक्ट 2009 के कौन से भाग को 2019 में संशोधन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 16 को संशोधित किया गया। और इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009, इसमें किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन किया गया? देखिए, इसमें पहले तो बता दूं कुल 7 भाग है, 7 अध्याय है और 39 इसकी धाराएं हैं। और किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की इनकी जिम्मेवारी का वर्णन किया गया है? तो वो है अध्याय 4 में। ये इसका राइट आंसर है, अध्याय 4 में इनका वर्गीकरण किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, या आस पड़ोस में विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, या शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना, या आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो जो केंद्र सरकार, जो समुचित सरकार में केंद्र सरकार का तात्पर्य है, उसका ये कर्तव्य होगा कि वो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उनका विकास करें, उनको डेवलप करें और उनको लागू करवाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट, इसके अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? यहां से प्रश्न को बहुत ही सही ढंग से पढ़ना है, नहीं तो आपके जो सवाल आते आते सही है, जो आपको सही से आ रहे हैं, ऐसे सवालों के उत्तर यदि आप गलत दे देते हैं तो ये प्रश्न आपको आपकी मेरिट को नीचे ला सकते हैं। और 1 या 2 प्रश्नों से जिनका सिलेक्शन रुकता है, ऐसे विद्यार्थी तो जरूर बहुत अच्छे से प्रश्नों को सही से पढ़ें। किन विद्यार्थियों का 1 या 2 प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं हो, ये हम नहीं तय कर सकते। तो सभी विद्यार्थी अपने प्रश्नों को बहुत ही सही ढंग से पढ़ें, ताकि वो अपने आते आते जो सवाल गलत कर रहे हैं इस आदत से मुक्ति पा सके। तो आगे कह रहा है कि आरटीई एक्ट के अनुसार अध्यापकों के द्वारा कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है? कि वो शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चित करता है, या माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखता, या वे निर्दिष्ट समय, यानी जो समय दिया गया है उसके भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करता है, या प्रत्येक बालक की अधिगम की क्षमता का आंकलन करता है। तो उसका ये कार्य नहीं है, ये कार्य शिक्षा विभाग का है कि वो शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार कानून 2009, इसके अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, फीस लेता है, तो उसके लिए दंड देने का जो प्रावधान है वो क्या है? कि जो फीस उसने ली है, प्रति व्यक्ति शुल्क लिया है, उससे 10 गुना अधिक, या 20 गुना अधिक, या 30 गुना अधिक, या 10 गुना के साथ साथ 1 साल तक का कारावास, क्या है उसका? तो जो कैपिटेशन फीस लेता है, उसका जो जुर्माना लगाया जाता है, वो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना अधिक तक का जुर्माना उसमें लगाया जाता है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मान लेना,
ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्न, बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ वो प्रश्न यहाँ तक आए हैं और उनका यहाँ सोल्यूशन करवाया जा रहा है। सिलेक्शन आपकी इतने लंबे समय तक की तैयारी से होगा। केवल ये वीडियो देख करके चले जाने से ये सिलेक्शन हो जाए ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई मैं दावा नहीं करता हूँ कि एक वीडियो देख लो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपकी जो तैयारी है उसमें एक जरूर सहयोग हमारे टीम की तरफ से हो जाएगा और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार आरटी नियम 2009, इसके तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे यही पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि पहली कक्षा में 100 बच्चे हैं तो उसमें आरटी एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में कितने बच्चे, कितनी सीटें उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। राइट आंसर है 25% सीटें उनकी रिजर्व रखी जाएगी। देख लेते हैं दोबारा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी नियम 2009, इसके तहत निजी और जो प्राइवेट स्कूल्स है वो और विशिष्ट श्रेणी के जो शाला है उनमें कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो कम से कम 25% बच्चे हर क्लास के, हर सेक्शंस के बच्चों को निजी विद्यालयों में भी आरटीई के तहत फ्री एजुकेशन मिलेगा और ऐसे बच्चों की जो फीस का पुनर्भरण है वो राज्य सरकार करेगी। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा डैश डैश से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है। जो प्रारंभिक शिक्षा आएगी, इस प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक शामिल है और यह आपका उत्तर बैठ रहा है डी में। ध्यान रखना, यहां एक थोड़ा सा अंतर यह रखना कि प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा की यदि बात आए तो वहां कक्षा 1 से लेकर के 8 तक है, लेकिन यदि प्राथमिक विद्यालय की बात आए, प्राथमिक विद्यालय की बात आए तो वहां पर प्राथमिक विद्यालय वो होगा जो कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस संचालित होगी और उच्च प्राथमिक विद्यालय वो होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय वो होगा जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की संचालित होगी या कक्षा 6 से 8 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा आए तो कक्षा 1 से 8, प्रारंभिक विद्यालय आए, प्राथमिक विद्यालय तो कक्षा 1 से 5 तक। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने वर्णित है। तो जिसमें 45 तो है ही, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये प्रश्न पहले आया था, लेकिन 45 में शिक्षण और तैयारी दोनों घंटे शामिल है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। और इस प्रश्न को आप मेरे ख्याल से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुरूप प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसमें है 6 शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, जिसमें एक एचएम हो जाएगा। यदि 200 तक स्ट्रेंथ पहुंच जाती है तो एक एचएम और 5 अन्य शिक्षकों के पद उसमें स्वीकृत होते हैं, कुल 6 होते हैं। अगला प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 का संबंध किससे है। तो धारा 25 का जो संबंध है वो छात्र शिक्षक अनुपात से है और इसी अनुपात की हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि क्या अनुपात होना चाहिए। ये अनुपात अलग है और अलग अलग कितना है प्राथमिक कक्षाओं तक, कक्षा 1 से 5 के लिए कितना है, कक्षा 6 से 8 के लिए कितना है। इसके लिए पूरा वीडियो मैंने आरटी का आपके लिए लगा रखा है और उसको मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा ताकि आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो आरटी नियम के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आवश्यकता होगी 3 शिक्षकों की। ये मैंने पहले बताया था, 60 तक 2, 61 से लेकर के 90 तक 3 और 91 से लेकर के 120 तक 4, 121 से लेकर के 150 तक 5, है ना। ये इस तरह से मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है। आरटी एक्ट 2009 का जो सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है वो 4 ही है, जिसमें धारा 12 से 28 तक का वर्णन है। उसका संबंध किससे है। तो उसका जो संबंध है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व इससे संबंधित है वो। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 इसकी धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार की ओर से यह काम एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी कहाँ ऑप्शन है, ये है बी नंबर में, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मजा आ रहा है और आपके लिए अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, आपको लग रखा है, तो आप बिल्कुल जो थंब इंप्रेशन है उस पर लाइक ठोक दीजिएगा। एक आपकी ये जो एक लाइक है ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं
और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आगे बढ़ते हैं। कौन से दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ? तो पूरे भारतवर्ष में ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, उस समय जम्मू कश्मीर जो 370 धारा के तहत अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वहां को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में आरटी 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आगे है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसके अनुसार बालकों के अधिकार का जो संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो वो अनुशंसा का कार्य है राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? फिर से कह रहा हूं, है या नहीं है, इसको ढंग से पढ़ना, प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ना। और टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन RS नाम से टेलीग्राम चैनल है और वहां जाइए, वहां पर आपको मैं एग्जाम से पहले आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वापिस से प्रश्न पर आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, या आसपास में विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो कौन? मेरे ख्याल से इसका उत्तर है, जो 30वीं का उत्तर बिल्कुल सही है, C है जो इसका नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यचर्या का काम करना, जो इसका काम है वो NCERT और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति SMC में विद्यालय में वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? एक SMC, उसमें गार्जियन कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए, वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कम से कम 3/4 गार्जियन उसमें होने चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जितने भी समिति में सदस्य होंगे उनका 3/4 या 75%, 3/4 75% ही होता है। इतने सदस्य कम से कम बच्चों के अभिभावक या उनके संरक्षक होने चाहिए किसी भी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो कौन सी पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी है उसका जगह लेगी? वो है 1986 का स्थान लेगी। ये पॉलिसी कह रही थी कि 10+2+3 का हमारा जो है वो होना चाहिए, 10वीं के बाद 12वीं, फिर ग्रेजुएशन। और जो नई वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 वाली, वो कह रही है कि ये फॉर्मेशन जो हमारा बदल करके 5+3+3+4 हो जाएगा विद्यालय स्टैंडर्ड पर। और इसी को लेकर के पहला सवाल बनाया गया। अगला सवाल, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011, ये आपके राजस्थान से संबंधित है पर्टिकुलर, के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे? इस नियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख जो होंगे वो सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक या कमिश्नर इसके प्रमुख होंगे। बिल्कुल सही उत्तर है। जो सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हमें अभी समग्र शिक्षा अभियान में बदल दिया गया, उसके जो निदेशक होंगे वो ही इसके जो है प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। अगला सवाल, वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? कौन से मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया? तो वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल करके वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। RT एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 39 धाराएं हैं। ध्यान रख लेना। अध्याय कितने हैं? अध्याय की यदि बात आए तो अध्याय है 7 और धाराओं की बात आए तो धारा है 39। फटाफट से इसलिए कम व्याख्या के साथ करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में समय कम बचा और आप इसको दुगुनी स्पीड से करके देखोगे तो आपकी जो रणनीति है उसमें से कम टाइम हमारा तरफ से कंज्यूम होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए हम कम व्याख्याओं में चलते हैं। RT के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 35:1 होना चाहिए। प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ऐसा RT एक्ट कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। RT 2009 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो कुल अध्याय 7 है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि कुल 7 अध्याय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर की गई है, या इसके बेसिक्स क्या क्या है, बेस क्या क्या है NEP 2020 की? सबके लिए आसान पहुंच शिक्षा तक सबकी होनी चाहिए, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, ये सब होना चाहिए, ये कह रहा है NEP 2020। RT एक्ट 2009 के किस धारा में विद्यालय विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना।
जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो धारा 22 में लिखा गया है, उसमें कहा गया है धारा 22 में। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की, जिसे हम आम सभा कहते हैं, उसकी न्यूनतम कितनी बैठक अनिवार्य है? तो न्यूनतम 3 बैठक उसकी अनिवार्य है कि किसी भी स्कूल में जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसकी कौन सी सभा? साधारण सभा। देखिए साधारण सभा एक तो होती है मासिक बैठक, यह साधारण सभा नहीं है। मासिक बैठक होती है प्रति माह, और वो प्रति माह होती है अमावस्या को। और एक होती है साधारण बैठक, जिसे आम बैठक कहते हैं, साधारण सभा भी कहते हैं। वो एक साल में कम से कम होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, 3 अनिवार्य है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी की 3 साधारण बैठक प्रति शिक्षण सत्र में अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में ध्यान रखना, मासिक बैठक होती है प्रत्येक माह, तो ये साल में कम से कम 12 होगी, और वो होगी साल में कम से कम 3। एनईपी में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटीई 2021 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो वो किया गया है एनसीटीई के द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, एनईपी का विस्तार रूप क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम कह सकते हैं। देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी पॉलिसी तो नहीं है, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी ये भी नहीं है, नेशनल एग्जाम पॉलिसी ये भी नहीं है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये इसका नाम है, ये इसका राइट नाम है। आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय 4, इसमें धाराएं कहां से कहां तक है? तो इसमें धाराएं मैंने पहले ही बता दिया आपको, 12 से लेकर के 28 तक है, जिसमें शिक्षकों और विद्यालयों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन की जानकारी दी गई है। विद्यालय के लिए मान और मानक के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रवेश के लिए बालकों की संख्या 121 से 200 के मध्य यदि शिक्षकों की संख्या हो जाए तो उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? ये प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी भी विद्यालय में जब बच्चों का जो है स्ट्रेंथ है वो 121 से 200 हो जाएगी, तो वहाँ कितने अध्यापक होने चाहिए? तो वहाँ 5 अध्यापक होने चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। 121 से 200 तक 5 अध्यापक होगा, 200 प्लस होगी, एक एचएम की पोस्ट स्वीकृत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सी शिक्षा नीति? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संबंध में। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये तो 5+3+3+4 पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, ये भी सही है। क्या 2 से 5 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है? नहीं, ये इसमें कथन गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि गलत कथन ही हमें छांटना है। जो ये 5+3+3+4 है, इसमें कोई भी बच्चा 5 साल में पहले तो वो 3 साल तक प्री प्राइमरी एजुकेशन पढ़ेगा और उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2 वो पढ़ेगा। तो 3 साल तक के बच्चे को स्कूल में जोड़ना है, न कि 2 साल तक के, इसलिए ये कथन गलत है। और यही पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है, तो कथन डी असत्य है। एनईपी 2020 में कब तक, कौन से साल तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन तैयार किया जाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये होगा 2025 तक, 2025 तक सभी बच्चों को इसमें लाया जाएगा, और इसके तहत जो है ना मिशन निपुण भारत भी चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा गया है? ध्यान रखना, मैंने पहले इसका डिस्कस बताया था। तो ऐसे विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान की जाए वो प्राथमिक विद्यालय कहलाते हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात आ जाए तो कक्षा 1 से 8 तक की, प्राथमिक विद्यालय आ जाए तो कक्षा 1 से 5 तक का। अगला सवाल, गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम 2009 किस धारा के तहत किया जाएगा? जो मैंने बताया 25% फीस का जो पुनर्भरण होगी, इतनी सीटों का जो पुनर्भरण होगा वो किस धारा के तहत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है धारा 12 की उपधारा 2, ये भी राइट आंसर है। और ये भी प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि सेशन में मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है या आप किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो मेरे ख्याल से इसकी स्थापना 1989 में हुई। फिर भी उत्तर कुंजी में देख लेते हैं। बिल्कुल इसकी स्थापना 1989 में हुई, 1989 में हुई। ये इसकी राइट आंसर है। देखिए मित्रों, हो सकता है कि 100 प्रश्नों में से 1-2 का उत्तर हमारी तरफ से गलत हो जाए, या 1-2 प्रश्नों का उत्तर तो पूरी परीक्षाओं में जो करवाने वाली एजेंसी उनकी तरफ से भी गलत हो जाए। इसको लेकर के पैनिक नहीं करना है। कितने सही सवाल दे रहे हैं और जो गलत सवाल है उनका आप खुद सही उत्तर ढूंढ करके अपने पास जरूर रखिए और कमेंट करके भी बताएं कि ये चीजें हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। हमारी तरफ से बहुत अच्छे एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं। इसके पीछे राज यही है कि आप लोगों की जो हमारे साथ बना हुआ जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, लगातार वो अच्छा बना रहे, अच्छा कायम रहे। अगला सवाल, फिर आते हैं सवाल की तरफ। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि जो कोविड आया अभी, उसमें बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ जो कार्यक्रम किया उसका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जो आपके राजस्थान स्कूल में एजुकेशन में नवाचार है वहां से यह सवाल लिया गया और वो कार्यक्रम है स्माइल कार्यक्रम। कार्यक्रम स्माइल, SMILE, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका राइट आंसर है, स्माइल। देखिए, दीक्षा कार्यक्रम आप कहोगे कि दीक्षा होगा, तो दीक्षा राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से है इसलिए। और दीक्षा कोविड से पहले से भी चल रहा है, तो कोविड के समय जो किया गया वो स्माइल कार्यक्रम किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान, जो समग्र शिक्षा अभियान है SSA, उसका मुख्य लक्ष्य नहीं है? फिर से मैंने प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को जानबूझ के डाला जो नहीं वाले हैं या जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एग्जाम हॉल में नहीं हो और ऐसी तैयारी आप पहले कर लो, इसलिए ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना। तो जो इसका राइट आंसर है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका आंसर नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्कूल्स अलग से लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई? तो ये इसका तो राइट आंसर है 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना लागू की गई। कौन से दिन, माह और वर्ष को SIERT को RSCERT के रूप में पुनर्गठन कर दिया? SIERT ये इसका पुराना नाम था, अब जो नया नाम बदल करके बना दिया RSCERT। ये कौन सा दिन कर दिया? ये दोनों संस्था एक ही है, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। इसका जो मुख्यालय है उदयपुर में है। ये आपके कर दिया गया था 14 अगस्त 2018 को। 14 अगस्त 2018 को SIERT की जगह RSCERT कर दिया गया है। ध्यान रखना, इसका नाम, नया नाम बदल करके राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ये कर दिया गया। इस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई? तो जून 1995 में डाइट की स्थापना की गई प्रथम चरण में। आगे बढ़ते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? भारत स्काउट एंड गाइड जो अस्तित्व में आया वो आया 7 नवंबर 1950 को। भारत स्काउट एवं गाइड की अभी यदि बात करें तो हम इसकी जो 18वीं जम्बूरी है, इसका आयोजन किया गया था पाली में। कहाँ किया गया? 18वीं जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के पाली शहर में किया गया। और ये दूसरा अवसर है जब राजस्थान में किया गया, 4 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को। आगे बढ़ते हैं। DISE नामक सॉफ्टवेयर के, डाइस जिसे हम जनरली भाषा में बोलते हैं, DISE डाइस जो डेटाबेस सेंटर है, उसका जो प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्थान द्वारा जारी किया गया था? तो वो था NIEPA। क्वेश्चन नंबर 56 में डी, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर है, NIEPA। इसके द्वारा डाइस के जो है डेटा तैयार किए गए। प्रथम चरण कब संस्करण किया गया? 1995 में। डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा आरंभ में शुरू की गई थी। अगला है ज्ञान वाणी क्या है? ज्ञान और वाणी, देखिए वाणी, ज्ञान वाणी क्या है? तो ज्ञान वाणी FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन आप लोग पढ़ते रहिए साथ साथ में, और आपके पास जो जितना भी कम समय बचा है एग्जाम को देखते हुए, तो ऑप्शन जो राइट आंसर है मैं उनकी तरफ चलता हूँ। जिन प्रश्नों की व्याख्या जरूरी है उन प्रश्नों की व्याख्या हम साथ साथ करते चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? भारत में रमसा को 2009 में प्रारंभ किया गया था। अभी ऐसे हो गया है समग्र शिक्षा अभियान, इसमें दोनों को शामिल कर लिया गया है, रमसा और समसा हो गया अभी। और इसको जो आपका रमसा था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान, इन दोनों को शामिल करके बना दिया गया है SSA। तो ये रमसा जो अलग से था माध्यमिक शिक्षा के लिए था,
उसको 2009 में लॉन्च किया गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य किया गया, यह था 2002 में। इसी संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। अगला सवाल, स्थानीय विद्यालय मानचित्रण निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो उसका सही क्रम है निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। इसका राइट आंसर है। और यह प्रश्न है जो आपके फर्स्ट ग्रेड भर्ती में आया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड की जो अभी पिछले एग्जाम हुआ था उसी में से ये सवाल हमने उठाया और वहां आया हुआ है। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध की समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होगा? और हमने पहले ही बात की थी, उसका जो होगा वो प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान पदेन सदस्य सचिव होगा। तो मैंने कहा कि कुछ प्रश्न आपको यहाँ जो करवाए जा रहे हैं उनका उल्टा फॉर्मेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो वाकई बहुत ही अच्छे प्रश्न है और एग्जाम आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को देख करके जरूर जाए। मैं बार बार अपील इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारा प्रयास है, हो सकता है थोड़ा सा लेट हुआ हो, लेकिन इतने अच्छे प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो आपको शायद ही कहीं मिले। इसलिए आरटी और शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी सवाल हैं उनको जरूर देख के जाएं और अधिकतम लोगों के साथ इसको शेयर करते चले। अगला सवाल है, राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राजस्थान में अजमेर और धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है यह सवाल, लगा लेना। और पहला उपग्रह है एडुसैट, एजुकेशन और सैटेलाइट, इन दोनों को मिलाकर के बना है एडुसैट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान का नहीं है? यह फिर से कह रहा हूं, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है, आरबीएसई का नहीं है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना, यह तो है। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, यह भी है। संबंध विद्यालय को मान्यता प्रदान करना और उनका निरीक्षण करना। और अगले वाले को पढ़ लेते हैं, कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये नहीं है। तो ये नहीं है, यही पूछा है, तो ये है राइट आंसर। और जो पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करने का काम है वो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का काम है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान प्रारंभिक विभाग के निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एसएमसी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, या किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, या यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, या विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन व सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल एसएमसी को ऐसी आवश्यकता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। यह कथन सही नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन है, गतिविधियों का आयोजन है, प्रणाली तंत्र का निर्माण है। तो सभी विकल्प इसमें राइट है। तो इसके अनुसार जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि सभी विकल्प इसके अनुसार सही है। अगला सवाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी जो है उनका आरंभ 2004 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट वाले सवाल है और सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण है? विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण से संबंधित सही नहीं है? उसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपण करना है, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऐसा करना नहीं है। क्यों? तो है क्या, ये विभिन्न तकनीकें और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसका प्रयोग कर स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, और इसका लक्ष्य जो अगला शैक्षणिक सत्र है उसमें हमारी क्या क्या आवश्यकता होगी और उसमें हम क्या क्या कदम उठाएंगे ताकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, ऐसी पूरी योजना कहलाती है स्कूल मैपिंग विद्यालय मानचित्रण। ये केवल मैप बनाना नहीं है, तो इसलिए जो प्रश्न कह रहा है उसकी सही डिमांड पूर्ति कर रहा है ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है। भारत में डाइस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? 1995 में जारी किया गया था। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, 1995 में शुरू किया गया था और शुरू में यह केवल प्राथमिक शिक्षाओं के लिए किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था यह भी पहले प्रश्न आ चुका। अगला प्रश्न, विद्यालय में छात्र रजिस्टर जो एसआर रजिस्टर होता है, स्टूडेंट रजिस्टर होता है, उसमें के संधारण के लिए छात्र के विषय में कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो उसमें जन्म दिनांक भी लिखी जाती है, प्रवेश दिनांक भी लिखी जाती है, पिताजी का नाम भी लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर उसमें सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है बच्चे का, यह लिखना जरूरी नहीं है। क्या लिखना जरूरी नहीं है? कि बच्चे का जो सोशल इकोनॉमिक लेवल है वो ऐसा रजिस्टर में कहीं मेंशन नहीं होता। नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, माता जी का नाम, ये सब चीजें मेंशन ऐसा रजिस्टर में होती है।
अगला सवाल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन होंगे? राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष है वो होंगे शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सही नहीं है? एसएमसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, या नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, या विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंध करना, या अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। कौन सा कथन सही नहीं है एसएमसी के बारे में? विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। SIQE का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा वास्तव में। और क्या क्या इसका पूरा नाम क्या हो सकता है? देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट तो है नहीं, इंप्रूवमेंट है नहीं, तो इन दो ऑप्शनों को काट दो। स्टेट इनिशिएटिव एक में ऑफ है, एक में फॉर है। राइट आंसर कौन सा है? फॉर वाला, फॉर क्वालिटी एजुकेशन, है ना, फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इसका राइट आंसर है। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है हर महीने की अमावस्या को इसकी मासिक बैठक आयोजित की जाती। अगला सवाल, दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? दीक्षा पोर्टल में जो राइज लिखा हुआ दीक्षा राइज, उस राइज का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, है ना। अगला सवाल है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका व जिम्मेदारी नहीं थी? SIQE के लिए जो SIERT है ना, जिसका अभी वर्तमान में नाम बदल करके RSCERT हो गया, इसकी कौन सी भूमिका इसमें से नहीं है? राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनकी क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना, या अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। तो इसमें जो है वो राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और देखरेख करना, ये SIERT का काम नहीं है। और वह हमें ही पूछा था, प्रश्न में ही पूछा गया कि कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उस प्रश्न की सही डिमांड ये पूर्ति कर रहा है, ऑप्शन ए, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितने डाइट्स उपलब्ध है? तो इसका आंसर है डी, और प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी कक्षाओं के पाठ्यक्रम पुस्तक के मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? कौन सी कक्षाओं के पाठ्यपुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 79 का वो है बी, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की सभी कक्षाओं का जो है स्कूलों में बुक का प्रिंटिंग का काम राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? SSA के अंतर्गत आवर्त नहीं की गई है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा, SSA में कौन सी नहीं आती है? तो उसका जो राइट आंसर है व्यावसायिक शिक्षा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल्स की स्थापना की गई? जो RSOS है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2005 में की गई थी। अगला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था 13 अप्रैल 2020। ये ध्यान रख लेना, इसको प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये अभियान कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, या शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का जो संचालन है वो काम डाइट का नहीं है, बाकी डाइट के सारे उद्देश्य है, डाइट के सारे कार्य है। अगला प्रश्न देख लो, एक विद्यालय के सुधार हेतु निम्नलिखित योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों का उपयुक्त क्रम का चयन कीजिएगा। इस क्रम को ध्यान से पढ़ो आप, और आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करके बताओ। देखिए, सबसे पहले जो बनती है वो सर्वेक्षण होता है, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण क्या हो, तो 4 नंबर जो सबसे पहले है वो होना चाहिए। तो उसका ऑप्शन है सही सी, यानी जो हमारी आवश्यकता क्या है उनका सर्वेक्षण होना चाहिए, फिर विभिन्न संसाधनों सामग्री का आंकलन होना चाहिए, फिर हम योजना निर्माण करेंगे, और फिर योजना की क्रियान्विति करेंगे, और फिर लास्ट में योजना का मूल्यांकन करेंगे। ये इसका राइट आंसर है।
अभी तक आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन देखा, साथ में लाइक्स जरूर करते चलिए और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में मैं ये इसलिए अपील कर रहा हूं कि ये वीडियो केवल और केवल रीट के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करके अधिकतम लोगों तक इसको पहुंचाएं। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा। राइज दीक्षा वाला प्रधानाध्यापक को विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु, दीक्षा अधिकारियों को विद्यालय प्रगति की निगरानी हेतु, या अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु, या विद्यार्थियों को। तो जो राइज दीक्षा बना है वो अध्यापकों के लिए बना है, तो इसका राइट आंसर है सी। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई। तो ऐसे सर्व शिक्षा अभियान और रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये दोनों इसमें सम्मिलित की गई है। इसके अलावा इसमें अध्यापक शिक्षा को भी शामिल किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो बी है। उत्तर कुंजी के अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करने का जो कार्य है वो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, नो बैग डे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है। सत्र 2022 से इसमें प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया, बिल्कुल। सहगामी क्रियाओं को माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को आनंददायी, बिल्कुल सही है। और नो बैग डे में विद्यालय नहीं लेके आएंगे, तो उपयुक्त सभी कथन इसके अनुसार सही है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, इसका सही आंसर है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 2010-11 के तहत लागू की गई है। अगला प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम में रोज सवेरे 9 बजे, ये आपके सामने दे रखे हैं उनके, ये आपके सामने कुछ चित्र में दे रखे हैं, उनके साथ में कोटेशन दे रखे हैं और आपको उनमें से सही का कथन करवाना है। स्माइल 1, स्माइल कार्यक्रम रोज सवेरे 9 बजे हर स्कूल की घंटी बजे। स्माइल 2.0 पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और इनमें से कौन कौन से कथनों का सही कथन है। दोनों कथन इसमें सही है। दोबारा से प्रश्न को सही ढंग से पढ़ लो। स्माइल कार्यक्रम रोज सवेरे 9 बजे हर स्कूल की घंटी बजे, और कथन स्माइल 2.0 कार्यक्रम पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये दोनों कथन है, दोनों कथन के अनुसार इसमें सही उत्तर है। सॉरी स्माइल 2 कार्यक्रम में इसमें इसके अनुसार जो हमारी उत्तर की है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे लगता है कि दोनों प्रश्न सही है, लेकिन आप देख लेना कि स्माइल 1.91 का आंसर आप खुद बता देना। इस प्रश्न में मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हो सकता है कई बार ह्यूमन एरर की वजह से आपके यहाँ पे आपको गलत ABCD में आंसर की में गलत हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद को ढूंढना है। अगला सवाल, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययन कर रही है, निवास स्थान से अध्ययनरत विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है। तो ये 2 आ गए तो उपयुक्त सभी इसमें वैसे भी हो गया, 5 बालिकाओं का ग्रुप हो, तो इसका राइट आंसर है। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन ही आयोजित किया जाता है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है। बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ला पंचमी को, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है। आपको मिलान करना है कि कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो किस किस वर्ष में किस किस तिथि को संचालित हुए। फिर नीचे कूट दे रखे हैं, उनमें से सही कूट का आपको भी चयन करना है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, शायद आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, कूट सही से ढंग से नहीं दिख रहा होगा, अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का देखिए आप सही से, स्माइल कार्यक्रम जो है वो कब लागू किया गया। स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था आपके 13 अप्रैल 2020 को। उसके बाद हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को। बैक टू स्कूल कार्यक्रम कोविड जब खत्म हो गया तो 21 जून 2021 को। ऐसा ही क्यों 2015 से चल रहा, तो 1 2 3 4 वाले जो सीक्वेंस है, इसके अनुसार आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका मसौदा जो है, ड्राफ्टिंग जो है, वो कौन सी कमेटी द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रश्न है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति हुई थी, उसकी अध्यक्षता में ये मसौदा है NEP 2020 का ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत जो किया जा रहा है वो RSCERT के नेतृत्व में किया जा रहा है, और इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। SDMC का पूरा नाम क्या है। SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास और प्रबंध समिति, ये इसका पूरा नाम है। अगला सवाल, PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप, इन दोनों का लॉन्च कब किया गया। तो इन दोनों का लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 2021 को इसका लॉन्च किया गया था।
इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत कक्षा 10 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है इनाम के तहत। कौन सी योजना? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। कक्षा 10, इसमें प्रत्येक जिले में जो फर्स्ट आती है, और इसमें भी शायद मेरे ख्याल से 8 अलग अलग वर्ग है, प्रत्येक कैटेगरी में प्रथम आने वाली बालिकाओं को भी 75,000 रुपए प्रदान किए जाते। आज का अंतिम सवाल, SIQE के सफल संचालन हेतु गठित समितियों के संबंध में सही है? तो जो परियोजना परिचालन समिति होंगी उसके जो अध्यक्ष होंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त होंगे, राज्य कार्यकारी समूह के जो अध्यक्ष होंगे उसके आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद होंगे, राज्य शैक्षिक समूह में निदेशक SIRT होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि उपयुक्त सभी इसके अनुसार सही आंसर होगा। तो मित्रों, ये थे आपके बहुत बेहतरीन शैक्षिक परिदृश्य के और RT के सबसे बेस्ट 100 सवाल। मैं आपको इनकी PDF क्वालिटी एजुकेशन RS हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये देख सकते हो आप। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। आप इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा, दुगनी तिगनी जितनी स्पीड आप पढ़ सकते हो उतने स्पीड से आपके रिवीजन करके जाइएगा, और आपको बहुत मदद इन प्रश्नों से मिलने वाली है। जितना विश्वास आप लोगों ने हमारे ऊपर किया, जितना ट्रस्ट हमारे ऊपर किया, हमने पूरी कोशिश की है और आगे भी करेंगे कि वो विश्वास और वो जो ट्रस्ट है वो हमेशा लगातार बना रहे। आपकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।